जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। आर्मी अग्निवीर का ऑनलाइन पेपर जो आपका होने जा रहा है उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे की जाएगी। ये प्रैक्टिस पेपर आपका लगवाया जा रहा है जिसमें जीके के 15 प्रश्न, जीएस यानी साइंस के 15 प्रश्न, मैथ्स के 15 प्रश्न और रीजनिंग के 5 प्रश्न आपको करवाए जाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो स्टूडेंट्स ऐसे मत सोचें कि ऑनलाइन पेपर होगा तो सिलेबस अलग रहेगा। सिलेबस आपका वही जो अग्निवीर में पहले वाला है वही रहेगा। तो जिन स्टूडेंट्स के पास पहले से बुक है वो उनको नया लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। देखो, आपको ध्यान ये रखना है कि ओरिजिनल पेपर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो जो आप प्रैक्टिस पेपर सोल्व करें वो ओरिजिनल पेपर पर बेस्ड हो। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1995 में। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक की मुद्रा है, तो इराक की मुद्रा है दिनार। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? ध्यान देंगे, सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील पूछे, फ्रेश वाटर की झील, तो ये है वूलर झील। डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पाए जाने वाला पहला स्पेस शटल कौन सा है? ये है कोलंबिया। बी ऑप्शन सही है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था प्लासी का युद्ध। आपको डेट बतानी है, 23 जून 1757। ठीक है। नेक्स्ट, शेरे पंजाब के नाम से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? देखो, जब ये प्रश्न पूछा जाए तो ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा। महाराजा रणजीत सिंह अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो पंजाब में ज़्यादातर महाराजा रणजीत सिंह को शेर पंजाब की उपाधि दी गई है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पे लाला लाजपत राय जो ऑप्शन है, इनको भी शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन सही करेंगे, लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ये हुई थी 1935 में। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित वायुमंडलीय परत कौन सी है? इसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ठीक है। जिनको भाई इंग्लिश में नहीं समझ में आए वो हिंदी में भी देख सकते हैं, और हिंदी में नहीं समझ में आए वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन पेपर में दोनों लैंग्वेज दी हुई होगी, वहाँ पे इस तरह का एक एरो होगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को इंटरचेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सफ़ेद हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी ये पाए जाते हैं थाईलैंड में। भारत की प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है? तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन एवं कपास, ये सारी ही खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं तिरंगे झंडे में? बिल्कुल सही जवाब, 24। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक लगभग ये चला था। तो ए ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील, डायरेक्ट अगर ये क्वेश्चन आपका आ रहा है तो आप उत्तर देंगे कैस्पियन सागर। ठीक है। सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे गहरी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपको
जो ग्रीन कलर वाली हमारी फुल सिलेबस बुक है, नोट्स बुक जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर आपको जीके के पोर्शन में मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग सभी है उसमें। तो जिन स्टूडेंट्स के पास है वो बहुत अच्छी बात है, उससे पढ़ें, और नहीं है किसी के पास बाई चांस तो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक है, आप वहाँ पर जाएं, विज़िट करें और अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से बुक को घर मंगवा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बुक को मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं तो मोबाइल में पढ़ने के लिए ई बुक हम उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक जो मोबाइल में पढ़ने लायक होती है, उसकी PDF आपको टेक्निकल टीम के द्वारा मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, अब आपका आ चुका है सामान्य विज्ञान का पोर्शन यानी साइंस का। फटाफट से जवाब देंगे। अर्थराइटिस नामक बीमारी किससे संबंधित है? अर्थराइटिस ये जोड़ों के सूजन से, दर्द से संबंधित है, ज़्यादातर बूढ़े लोगों में पाई जाती है। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर दाल अधिक देरी से पकती है, इसका कारण क्या है? ऊपर के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ दाल पकाने में समय लगता है, क्यों? वायुदाब वहाँ पर क्या होता है? कम होता है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी किसका मात्रक है? बिल्कुल सही जवाब, विद्युत प्रेरकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलनांक बिंदु पर पानी के आयतन यानी वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक बिंदु पर पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ बिल्कुल सही जवाब, बढ़ता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं? नहीं है पूछा है, इस पे ध्यान देंगे। प्रकाशीय तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंगे भी होती हैं, एक्स किरणें भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये यांत्रिक तरंग का उदाहरण यानी मैकेनिकल वेव्स का उदाहरण जो है मानी जाती हैं। यांत्रिक तरंग का उदाहरण, यांत्रिक तरंग को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम या मीडियम की आवश्यकता होती है, तो ये नहीं है, डी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ये अयांत्रिक तरंगों की कैटेगरी में आती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव, इनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई होती है, किस कारण? ऑक्सीजन की कमी से, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऊपर वायुदाब कम होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक किन कारकों पर निर्भर करता है? अपवर्तन गुणांक किन कारकों पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, पदार्थ की प्रकृति पर, ये सारे ही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जल के जमने से उसके घनत्व यानी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल के जमने से घनत्व कम हो जाता है, घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक तार की लंबाई, कोई कंडक्टर वायर है उसकी लंबाई और उसकी मोटाई दोनों को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और वो अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध इन पर निर्भर करता ही नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन विशिष्ट प्रतिरोध बोला गया है, यहाँ पे ध्यान देंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार आया है ये, इसको ध्यान देंगे। आपको पता है आर्मी में 70 से 80% तक क्वेश्चन पुराने पेपर में से रिपीट हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल सही जवाब सल्फर सही होगा आपका यहाँ पे। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? ये होता है नीला। निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? परंपरागत स्रोत है इनमें से कोयला, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति पानी में खड़ी नाव से जमीन पर उतरता है तो नाव पीछे की ओर जाएगी, ये कौन सा नियम है?
न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तीसरा नियम कौन सा था? वही है ये, बिल्कुल, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके कारण होती है? ये वायरस से यानी विषाणु से होती है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। साइंस हो चुकी है, जीके आपका हो चुका है, 30 प्रश्न हो चुके हैं। 30 में से अभी तक कितने प्रश्न सही हुए हैं बताइए? 30 में से लगभग 25 के अराउंड प्रश्न तो आपके सही होने ही चाहिए। अब मैथ्स और रीजनिंग की बारी आती है। इसके लिए कॉपी और पेन लीजिए जल्दी से। देखो, प्रश्न सारे वही हैं जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिनमें डिजिट हमने चेंज कर दी, संख्या चेंज कर दी। कहीं पे अगर 14 है तो वहाँ पे हो सकता है एग्ज़ाम में 18 दिया हुआ हो, बस संख्या चेंज हुई है, बाकी वही प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जल्दी से बताएं, 2 अंकीय संख्या के 2 अंकों का योग 14 है और दोनों अंकों के बीच का अंतर 2 है, तो दोनों अंकों का गुणनफल कितना होगा? बता पाएंगे? 2 संख्या का योग कितना है? 14 है और उनके बीच का अंतर कितना है? 2 है, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा? इसको करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है। इसमें हम बड़ा अंक और छोटा अंक एक ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। बड़ा अंक और छोटा अंक एक ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? यहाँ पे देखें, क्या करना है आपको। यहाँ 14 है ना, तो 14 ये जो अंतर है, एक बार इनको जोड़ दो दोनों को, 14 + 2 डिवाइड बाई 2, और अंतर की बात आए तब इनको क्या कर दो, छोटा अंक माइनस कर दो डिवाइड बाई 2। तो 14 + 2 डिवाइड बाई 2 मतलब 16/2 कितना हो गया? ये आ जाएगा 8। ये यहाँ पे 12/2 यानी कितना आ जाएगा? 6। बड़ा अंक तो 8, छोटा अंक 6। अब यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है? गुणनफल गुणा करना है, तो 8 और 6 को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 48। तो क्या ट्रिक थी यहाँ पे? एक बार तो दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, एक बार दोनों को घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो। किन दोनों की बात कर रहे हैं? यहाँ पे योग दिया है और अंतर दिया है इनकी, ठीक है? तो बस एक बार जोड़ दिया और 2 का भाग दिया, एक बार घटा दिया और 2 का भाग दिया, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बस इसमें आपको सरल ही करना है, कुछ भी खास है नहीं। x की वैल्यू ज्ञात करनी है फिर आपको यहाँ पे, ठीक है? चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मानिए एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा एलसीएम? 625 और ऊपर 625 और यहाँ पे आगे क्या है? 104। एलसीएम लिया है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। बराबर में 1, इनका भी एलसीएम ले लेते हैं। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं और एलसीएम आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25 + x। लैसा लेना आता है ना, एलसीएम नहीं लेना आता है तो एलसीएम वाली क्लास आप ज़रूर देखना, हमारी अलग से आपको क्लास बना देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 625 में 104 जोड़ दीजिए, 729 आ जाएगा। बटे में है 625, ये अंडर रूट पड़ा है इसमें, 25 + x डिवाइडेड बाई 25, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे इनका आप सॉल्यूशन कीजिए पहले। तो ऊपर वाले यानी कि 729 का अंडर रूट करेंगे, 729 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 27। 625 का अंडर रूट करेंगे, कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे हमारे पास है 25 + x बटे 25, ये चल रहा है हमारा, ठीक है? अब क्या करो, इस 25 से ये 25 कट जाएगा, यहाँ पे 27 है, ये 25 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, यही हमको ज्ञात करना था। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, 128 की पावर 1/7 है, इसको सोल्व करना है। देखो, हम 128 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, कितनी बार लिखना है हमको? 7 बार, क्योंकि इनको आपस में गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 128 आ जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। 2 की पावर 7 लिख दिया, पहले 128 की जगह लिखा है ये 2 की पावर 7, ठीक है? बाहर क्या है? 1/7 है, तो इसको 1/7 लगाएंगे, ठीक है? अब इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा और 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है। ये आपका उत्तर आ जाएगा, ए ऑप्शन सही है। देखो, धीरे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास मैथ्स नहीं रही है, तो उनकी हो सकता है मैथ्स में दिक्कत आए, इसलिए एक एक स्टेप के साथ चलेंगे।
एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ इसके नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो क्षेत्रफल पर जो प्रभाव पड़ता है, जैसे वर्ग आ जाए, आयत आ जाए, ठीक है, वृत्त आ जाए, तो इनमें आपको एक छोटा सा सूत्र देखना है और सारे सवाल आपके इस पे हो जाएंगे। कैसे? क्षेत्रफल पर प्रभाव, क्षेत्रफल पर प्रभाव, इसका एक छोटा सा ट्रिक आप बोल सकते हो इसको। 100 प्लस माइनस ए, प्लस जब वृद्धि हो, माइनस जब कमी हो, 100 प्लस माइनस बी बटे 100। इस तरह से आपको सोल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए। 100, अब क्या वृद्धि हो रही है ना, कितने की? 20% की, तो प्लस 20, वापस 100 प्लस 20 बटे 100, कितना हो गया? 120 इंटू 120 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 12 को 12 से गुणा किया, 144। क्या किया? 144 आ गया। ये आया है नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल। और पुराना हमेशा क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, हमें अनुपात ज्ञात करना था। कैसे ज्ञात करेंगे? नया और पुराना। देखो एक बात ध्यान रखना, प्रश्न में क्या पूछा है? इसके नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात। जो पहले पूछा है उसको पहले रखोगे, नया क्षेत्रफल और पुराना क्षेत्रफल, इसका अनुपात। मैं बस लिख रही हूँ, इतना राम कहानी आपको वहाँ पे नहीं लिखनी, मैं बस समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ। और पुराना क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? 100 होगा। इनको काट लीजिए, इतना कटता है 36 अनुपात 25, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर होगा, बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति सुबह 6 से शाम को 8 बजे तक काम करता है, तो बताओ वह दिन का कुल कितने प्रतिशत आराम करता है। आपको पता है दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, टोटल घंटे 24 होते हैं। सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कितने घंटे हो गए? 14 घंटे, 14 घंटे ये हो गए। तो 24 माइनस 14 कितने हो गए? 10 घंटे उसके पास बच गए। 10 घंटे बच गए, 14 घंटे उसने काम किया, 10 घंटे बच गए, मतलब 10 घंटे उसने क्या किया? आराम किया। अभी हमारा उत्तर नहीं आया, क्यों? क्योंकि उत्तर में हमें प्रतिशत में पूछा है, कितने प्रतिशत आराम करता है। तो यहाँ पे कितना आया? आराम 10 घंटे आया। टोटल घंटे दिन में कितने होते हैं? 24, तो बट्टे में हमेशा टोटल चीज़ आती है, आपको पता है। 24 आ गई। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं, आपको पता ही है, कोई नई बात नहीं है। अब इसको जितना कटे उतना काट लीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा काटने पे 41 सही 2/3%। 41 सही 2/3%। काटना आपको आता है, काट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक लड़का था मनोज, उसने एक साइकिल 2100 रुपये में खरीदी, बहुत सस्ती खरीद ली, पुरानी बात होगी। मनोज ने एक साइकिल 2100 रुपये में खरीदी और 10% हानि पर बेच दी। बेचारे ने हानि पर बेच दी, 10% हानि पर। ठीक है, साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था? मतलब उसने जो बेची है वो कितने रुपए में बेची साइकिल, ये आपको बताना है। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में बेची। विक्रय मूल्य का छोटा सा सूत्र होता है और आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। विक्रय मूल्य डायरेक्ट सूत्र आप इसका याद रखो हमेशा, कई बार प्रश्न आता है। 100 माइनस, अगर हानि दी हुई है तो हानि प्रतिशत कर देना, लाभ दिया हुआ तो लाभ, तो 100 माइनस हानि है तो माइनस करेंगे, हानि प्रतिशत बटे में आएगा आपका 100 और गुणा में आता है आपका क्रय मूल्य, गुणा में आता है क्रय मूल्य। ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इससे डायरेक्ट आप विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। 100 माइनस हानि, यहाँ पे कितने हुई? 10% बताया है उसने, तो हानि हुई है 10%, बटे में क्या है आपका? 100 है। ठीक है, और गुणा में आपका क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2100, उसने 2100 में खरीदी है ना, तो 2100। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। 100 में से 10 किया माइनस, तो 90 आ गया, बटे में ये 100 से काट दीजिए, 2 जीरो काट दोगे तो ये हट जाएगा, ओनली 21 बचेगा आपके पास। तो 90 और 21 को फिर आप गुणा कर लोगे आपस में। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जब गुणा करो तो ज़ीरो देख लेना, इसको ऊपर नीचे नहीं कर देना वरना गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 981 यानी 189 और 0। ठीक है, तो ये आपका
उत्तर आ जाना चाहिए। बी ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अभी लगभग 15-20 मिनट हुए हैं क्लास को स्टार्ट किए। इतना ही समय शायद हमें और लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट तो लग सकती है पूरी क्लास में। तो रेगुलर आप क्लास लीजिए क्योंकि आपके पास 1 घंटे का समय होता है, पर आराम से पेपर कर सकते हैं। कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी? जब भी ऐसा कहे हो जाएगी ये राशि, तो ये होता है भाई मिश्र धन। क्या है ये? मिश्र धन है, ठीक है। ये यहाँ पे दर दी हुई है, ये समय दिया हुआ है, और ब्याज कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज के मिश्र धन का सूत्र बार बार बताया हुआ है। क्या सूत्र है? चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या है? मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, ऊपर क्या आता है? समय आता है। ये सूत्र आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन का बताया हुआ है। और जब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो आपको इसके अंदर से मूलधन माइनस कर देना होता है, आपको पता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको कितना दिया हुआ है? 1352 दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, बराबर मूलधन आपको पता नहीं कितना है, x मान लो या p मान लो, जो भी प्रिंसिपल है। तो 1 प्लस दर आपको कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है, दिखा देती हूँ आपको, 4 और समय 2 है, ठीक है। दर आपकी 4 आ गई, बटे में 100 है, और समय आपके पास कितना है? 2 है, ठीक है। सोल्व कीजिए अब। 1352 बराबर x, ये कितना आ जाएगा? 104 बटे 100, 2 है ना यहाँ पे, तो 2 बार लिखेंगे 104 बटे 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिए, जितना आपसे सोल्व हो सके जल्दी से इसको सोल्व कीजिए। तो ये x को अकेला कर लीजिए, बाकी सभी को दूसरी साइड ले जाइए। तो 1352, ये 100 दोनों ऊपर आ जाएंगे, और 104 बटे 104 है ना, 104 बटे 104 ये नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे आएगा x। अब इसको कुछ नहीं करना, बस इसको कट कर लेना है। तो 104 से इसको काटते हैं अगर आप, तो लगभग ये 13 बार जाना चाहिए। 13 बार जाएगा ना, 13 बार जाएगा। और फिर इसको काट दीजिए, आगे ये संख्या आ जाएगी यहाँ पे। 13 के आगे कितने ज़ीरो हैं? 4 जीरो आ जाते हैं, और 104 यहाँ पे बटे में है, तो इसको इससे काट दीजिए। लगभग यहाँ पे 1250 के अराउंड आना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेना, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। 1250 है क्या ऑप्शन में? देख लेते हैं एक बार। हाँ है, मतलब सही है अपना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल करो। यहाँ पे एक बीज गणितीय समीकरण है, इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। आपको गुणनखंड वाली विधि आराम से बताई हुई है, सबसे ईजी वही है, तो उससे ही इसको सोल्व करने की ट्राई करो। क्या है? देखो, x² माइनस 13x प्लस 42 बराबर 0, ये है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखा करो, यहाँ पे निशान किसका है? ये प्लस का निशान है ना, मतलब 2 ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ोगे तो 13 आ जाए, और गुणा करोगे तो इसका गुणांक देखो कुछ नहीं है, 1 है, तो फिर बस इसी को देख लो, वरना इन दोनों को गुणा करके देखा करो। कि 2 ऐसी संख्याएं सोचो जिनको गुणा करें तो 42 आ जाए, और जिनको जोड़ें आपस में तो कितना आ जाए? 13 आ जाए। ये तरीका होता है गुणनखंड विधि का। इसी तरीके से आपको करना है। तो 2 संख्याएं 7 और 6 हो सकती हैं। 7 और 6 को गुणा करते हैं तो 42 आते हैं, और 7 और 6 को जोड़ते हैं तो 13 आते हैं। मतलब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ इस 13 की जगह मैं लिखूंगी 7 और 6, ठीक है। x² माइनस 7, अब ये x दोनों के साथ आएगा, ठीक है। 7x प्लस 6x, 13 की जगह लिख दिया मैंने, और प्लस में क्या है? 42 है, बराबर 0। अब ये माइनस है ना बाहर, ये अंदर जाके इन दोनों के चिन्ह चेंज करेगा, तो ये दोनों प्लस के थे, माइनस के हो जाएंगे, ध्यान देंगे। तो 7x भी माइनस का हो गया, 6x भी माइनस का हो गया, और प्लस में क्या है? 42 है हमारे पास, और बराबर में 0। अब ये 2 के टुकड़े कीजिए इसको जल्दी से, और इनमें से अब कॉमन लीजिए। x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो x माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा, तो ये संख्या माइनस कॉमन चला गया तो ये प्लस की हो जाएगी, यानी x बचेगा। यहाँ पे 6 बाहर चला ही गया तो प्लस का बचेगा। अब माइनस मैंने यहाँ पे बाहर कॉमन लिया है ना, तो ये तो प्लस का हो गया, और ये किसका हो गया? माइनस का हो गया, ठीक है। चिन्ह को उल्टा कर देना जब भी
माइनस कॉमन लिया जाए ब्रैकेट के बाहर, तो ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस, और 6 बाहर चला गया है तो 6 7 42, 7 बच जाएगा बराबर 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट अगर आपके सेम आ रहे हो, मतलब अभी तक आपने सही किया है, तो x माइनस 7 यहाँ पे कॉमन लेंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और माइनस का 6 बच जाएगा आपके पास, ठीक है, बराबर 0। तो ये यहाँ पे आपके गुणनखंड हो चुके हैं, तो x माइनस 7 बराबर 0 लिखेंगे एक बार x माइनस 6 बराबर 0 लिखेंगे। ये माइनस का 7 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 6 दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। तो ये x की आपकी वैल्यू आएगी, शायद यही आपको ज्ञात करना था, तो डी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है k का मान बताइए जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो। आपको पता है कि मूल जब वास्तविक और समान होते हैं तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि देखिए b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये जो x² के साथ वैल्यू होती है ये होती है a की, x के साथ जो वैल्यू होती है वो होती है b की, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होती है c की, ठीक है। b की जगह मान रखो क्या है, k है, तो k की स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या मान है 9 है, तो इसको 9 रखेंगे। c की जगह क्या वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, ठीक है। अब इसको देखेंगे कितना आता है, k² माइनस, इसको आपस में गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 36, और ये बराबर में 0 चल रहा था, इसको नहीं भूलेंगे। k² ये 36 इधर माइनस का, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। k बराबर इसका अंडर रूट कर देंगे, ये स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन गया है, ठीक है। तो k बराबर ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सी में मिल रहा है हमारा आंसर। तो जब भी आपको बोला जाए मूल वास्तविक और समान हो तो कंडीशन आपको लगा देनी है ये वाली, ठीक है, इज इक्वल टू 0 आप ले लेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो निकल आएगी यहाँ पे, इस तरह से प्रश्न आएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। 3 की स्क्वायर का मतलब होता है भाई 9, 3 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर, तो 9 गुणा 9 कितना हो गया 81, कुछ भी नहीं करना पड़ा इसमें, बी ऑप्शन आपका सही है। लोग वाला प्रश्न अब आपका आ चुका है, ये लोग वाला प्रश्न है। लोग वाले प्रश्न इजी होते हैं, बस थोड़ा सा मेथड अगर आपको याद हो तो एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि इसको समझ पाएँ। यहाँ पे देखिए लोग, इसका आधार क्या है 4 है, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात 2, क्योंकि 4 गुणा 4 16 होता है, प्लस लोग इसका आधार 5 है, इसको हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं, 25 की जगह लिख दिया हमने, प्लस लोग आधार इसका 6 है, 36 की जगह हम 6 की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 गुणा 6 36 होता है। अब इसको आगे सोल्व करो। आपको एक चीज़ पता है, जब भी आप लोग के सवाल करते हो जो यहाँ पावर होती है वो आगे आ जाती है, ये पावर यहाँ आगे आ जाएगी, ये पावर यहाँ आगे आ जाएगी, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब आधार सेम हो, यहाँ पे ये घात सेम हो, तो सिर्फ ये जो ऊपर वाली घात है वही लिख दी जाती है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर लेते हैं चलो। तो यहाँ पे सीधा हमें क्या लिख देना है, घात लिख देनी है। घात कितनी है 2 है, घात कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये क्यों हुआ वैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। ये घात देखो आगे आ जाती है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा लोग आधार में 4 और यहाँ पे 4, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे ये 2 आगे आ जाएगा, देखो तो 2 आगे आ गया, यहाँ पे लोग आधार में 5, ऊपर 5 की स्क्वायर। इसी तरह से आगे वाला 2 ये आगे आ जाएगा देखो, और अंदर क्या बचेगा लोग 6 आधार में और यहाँ पे 6। अब ये जो संख्या है यहाँ पे, ये वाली जो संख्या है इसकी वैल्यू जब आधार सेम हो, ये संख्या सेम हो तो 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है 1। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये सॉरी ये घात तो आगे चली गई हमारी, घात को हमने हटा दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये 2 1 से गुणा होगा तो 2 ही बचना है। इसी तरह से ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, बस यही संख्या थी जो हमारा उत्तर आ चुका है। 6 उत्तर होगा, देखो ऑप्शन मिल रहा है क्या, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे अगर हम लोग के सवालों की तो हमको समझ में आने लग जाएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण
38 डिग्री का है तो उसके सामने वाले कोण का मान क्या होगा। आपको पता है चक्रीय चतुर्भुज में जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो एक 38 का है तो इसको 180 में से आप माइनस करोगे, कितना बचेगा आपके पास, 142 डिग्री बचेगा, जो कि आपका उत्तर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न। ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न तो मेरे बहुत ही फेवरेट रहते हैं क्योंकि इनके गलत होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज को कैसे बनाया जाता है। ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसको कोई भी नाम दे दो, ए बी और सी नाम आपने रख दिया मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास ये है 4 tan थीटा इजिकल टू 3। इसको हम लिखेंगे tan थीटा, ये 4 इधर गुणा में था, इधर जाके भाग में हो जाएगा। आपको सूत्र मैंने बचपन में बताया हुआ है लाल बट्टे कक्का। लाल बटे कक्का को हमने कैसे सोल्व किया है, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। तो टेन का सूत्र एल बटे ए, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये होता है टेन का सूत्र। मतलब लंब का मान कितना आ गया 3, लंब का मान कितना आ गया 3, ये लंब होता है ना, इसका मान कितना आ गया 3। आधार ये होता है, आधार का मान कितना आ गया 4। कर्ण हमें पता नहीं, कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण का सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है, अंडर रूट आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, यही होता है। आधार की स्क्वायर कितनी है 4 की स्क्वायर, लंब की स्क्वायर 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, 3 की स्क्वायर करोगे 9, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 का अंडर रूट करोगे 5। तो ये आ गया आपका कर्ण का मान कितना हो गया 5। इसको जल्दी से यहाँ पे लिख दो, ये आ गई आपकी कर्ण 5 आ गई। ठीक है, अब देखो आपको प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसीलिए मैंने ये सब किया। क्यों, क्योंकि कोस थीटा का सूत्र भाई ये रहा ए बटे के, कोस थीटा बराबर ए बटे के। ए का मतलब आधार होता है भाई, आधार। ठीक है, के का मतलब क्या होता है, कर्ण होता है, इसीलिए कर्ण ज्ञात किया गया। आधार कितना है 4 है तो 4 लिखो, 4 लिखो। कर्ण कितना आया 5 आया तो 5 लिखो। 4 बटे 5 उत्तर आ रहा है, उत्तर आ गया ना 4 बटे 5। ये रहा बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहा था ना इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक पतंग भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। कोई पतंग है, वो जमीन से यानी भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग है। ठीक है, कोई पतंग है, ये 75 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, ये भूमि है यहाँ पे। ठीक है, अब वह क्षैतिज से 60 डिग्री पर आनत डोरी से बंधी हुई है। क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर बंधी हुई है, तो इसको भी मिला दीजिए। ये है यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, ये यहाँ पे क्या है 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब ये दूरी हमको पता नहीं, इसकी डोरी जाहिर सी बात है यही है, डोरी इसकी है, या डोरी का हमको पता नहीं कितनी है। इसको कोई नाम दे दीजिए, मानो ए बी सी, त्रिभुज को हमने नाम दे दिया। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे लंब और यहाँ पे कर्ण के बीच की बात हो रही है, लंब और कर्ण के बीच की, लंब और कर्ण के मध्य की बात हो रही है। वह सूत्र याद करो, लाल बटे कक्का, यही सूत्र था, लाल बटे कक्का यही सूत्र था। ये क्या था साइन, ये क्या था कोस, ये क्या था टेन। लंब और कर्ण मतलब एल बटे के, यानी कि साइन, किसकी बात आ गई, साइन की बात आ गई, साइन थीटा, साइन थीटा की बात आ गई। ठीक है, तो इसको अब आगे सोल्व करना स्टार्ट कर दो बस। थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 60, ये है ना 60, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। मान रखो साइन थीटा की जगह रखोगे 60 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है आपके पास 75 है, कर्ण का मान आपको पता नहीं, आपने x मान रखा है तो x। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। सारणी याद है या नहीं, सारणी याद नहीं है तो मैंने तरुणा डिफेंस अकेडमी के इसी वाले यूट्यूब चैनल पे ट्रिक बताई हुई है सारणी याद करने की, मैं दोबारा भी करवा दूंगी आपको। तो उससे सीधा आपको वैल्यू याद रह सकती है, अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर में कितना चल रहा है 75 बटे एक्स चल रहा है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालो तो x को इधर भेज दो, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। x को यहाँ पे ऊपर भेज दिया आपने, यहाँ पे क्या था 75 था, ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, अंडर रूट 3 नीचे भाग में आ जाएगा। x बराबर 75 को 2 से गुणा करेंगे हम
लगभग कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा, है ना। और बटे में क्या है, √3 है। अब इसको आगे सोल्व करो आप। √3 आपको ऑप्शन में मिल नहीं रहा है तो थोड़ा सा इसको और आपको सोल्व करना पड़ेगा। क्या करो, √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दो अंडर रूट हटाने के लिए, ठीक है। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे ऊपर 150, √3, √3 आपस में गुणा होंगे, ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको इससे काट देंगे, 3 5 15 और 1 0, 50 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 √3। इतना मिल जाए उत्तर तो इतना ठीक है, इतना नहीं मिले तो अंडर रूट 3 की वैल्यू रख दो। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732। अब इसको आप गुणा करवा दो इससे, लगभग जो है 86-87 के अराउंड आना चाहिए, 86-87 के अराउंड। देखो ऑप्शन में 86.60 के अराउंड आएगा ये शायद, ऑप्शन देखो एक बार। 87 मीटर, ये रहा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का, जल्दी से बताओगे। ये भी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आ चुका है यहाँ पे। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष समय दिया हुआ है और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, दोनों ब्याज में अंतर ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक मैं बार बार बताती हूँ। दोनों ब्याज में अंतर, दोनों ब्याज में अंतर कैसे ज्ञात करना है, ये ट्रिक हमेशा काम देगी। मूलधन रख देना है आपको, ठीक है। मूलधन दर बट्टे 100 स्क्वेयर इंटू दर प्लस 300 बटे 100, ऐसे भी कर सकते हो आप, ट्रिक याद रख के। और ट्रिक याद नहीं रखना चाहो तो मैं आपको बताऊं, एक बार आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, एक बार आप वार्षिक ब्याज ज्ञात करो, उन दोनों का अंतर रख लो, ठीक है। तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं ट्रिक से बता दे रही हूँ आपको। मूलधन कितना है आपका, 1000 है। दर आपकी 10% है तो 10 बटे में 100 है, ऊपर स्क्वायर है, गुणा दर आपकी 10 है, 300 आपको सूत्र में याद रखना है, बटे 100। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इसको आगे सोल्व करो। अगर आपने ये सूत्र 2-4 बार लिख के याद कर लिया तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपका सवाल। चलिए सोल्व करो इसको। बाहर 1000 है, इसको स्क्वायर करोगे तो 10 की स्क्वायर 100 हो जाएगी, नीचे 100 की स्क्वायर करोगे तो 2 0 इसमें और लग जाएगी। गुणा ये आपका है 310 बटे 100। अब जितना कटे उतना काट लीजिए। 2 0 से ये 2 0 गई, इस 2 0 से ये 2 0 गई, इस 1 0 से ये 0 गई, इस 1 0 से ये 0 गई, 31 रुपये बचता है। कितना जल्दी हो गया अब ये, तो इसमें दिक्कत नहीं आई आपको, समय बच गया बहुत सारा। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता के। आप अधिक प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस पेपर की जो येलो वाली बुक है वो आप घर मंगवा सकते हैं। उसमें ओरिजिनल पेपर भी आपको साथ में फ्री मिलेंगे। उनमें एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है, हर एक स्टेप दी गई है, तो आप उससे देख सकते हैं। फिलहाल आप ये प्रश्न बताइए जल्दी से। रीजनिंग का आपके सामने प्रश्न आ चुका है। ये एक सीरीज़ है, इसमें ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, क्या हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल, ये देखो 6 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर है, ये 3 की स्क्वायर है और यहाँ पे 2 की स्क्वायर, यानी कि 4 आपका उत्तर होना चाहिए। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका। बिल्कुल सही जवाब। जिस तरह जहाज कप्तान के निर्देशन में चलता है उसी प्रकार जो अखबार है उसको संपादक निर्देशित करता है। डी ऑप्शन सही है, ठीक है। एक प्रश्न आपका रिलेशनशिप का आता है, तो वो ये है रक्त संबंध का। जैसे राहुल की फ़ोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, तो अब राहुल को लेकर आओ पहले। तो ये मानो हो गया यहाँ पे राहुल, ये राहुल है, ठीक है। राहुल की फ़ोटो की तरफ इशारा किया और किसने कहा, विजय ने कहा, तो एक विजय भी बना लो। ये मान लो ये हो गया विजय, ठीक है। इतना काम हो गया। अब आगे चलो। विजय ने कहा कि उसकी बहन, मतलब राहुल की बहन, तो ये राहुल की बहन बना ली आपने, राहुल की बहन है ये, ठीक है। राहुल की बहन, विजय ने कहा उसकी बहन का पिता
उसकी बहन का पिता, मतलब राहुल की बहन का पिता, राहुल की बहन का पिता, ये मान लीजिए पिता है, तो ये राहुल की बहन का पिता है, तो ये राहुल का भी पिता है, ये दोनों का पिता हो गया, राहुल का और राहुल की बहन का। ठीक है, पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है, विजय की पत्नी, ये यहाँ पे आ जाती है विजय की पत्नी, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ का पति, पत्नी की माँ का पति यानी कि इसकी पत्नी का पिताजी हो गया, इसकी पत्नी का पिताजी हो गया, यानी विजय का ससुर हो गया। विजय का क्या हो गया? ससुर लगाइए, विजय का ससुर हो गया। अरे भाई, पत्नी का पिता क्या लगता है? आपकी वाइफ होगी, आपकी वाइफ का पिता आपके क्या लगेगा? ससुर लगेगा। इतना समझ गए आप? इतना समझ चुके आप, आपका ससुर लगेगा। ठीक है, अब आगे क्या पूछा है कि इसमें विजय और राहुल का रिश्ता क्या है। विजय और राहुल का रिश्ता आपस में क्या है, ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पे वापस हमारे रक्त संबंध पे आओ। ये आदमी दोनों सेम हो गए। ठीक है, तो ये कौन है? राहुल। अब राहुल कौन है? राहुल विजय का हो जाएगा साला, क्योंकि ये ससुर है विजय का, और ससुर का क्या लगा? ये बेटा लगा। राहुल क्या हो गया? बेटा हो गया। तो ससुर का बेटा, ससुर का बेटा विजय का क्या लगेगा? साला लगेगा। तो रिश्ता किसका हो गया? जीजा साला का हो गया। बी ऑप्शन सही होगा। थोड़े से कंफ्यूजिंग तो ये प्रश्न रहते हैं, लेकिन एक एक करके पॉइंट लिखते जाएंगे ना तो हमारा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, खुद पर लेके देखते हैं। मानो कि विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता, राहुल की बहन हो गई, राहुल की बहन का पिता मतलब राहुल का भी पिता हो गया। ठीक है, मेरी पत्नी की माँ का पति है, इसकी पत्नी की माँ ही हो गई, इसका पति मतलब ये सेम ही बंदा हो गया। ठीक है, तो इसका बेटा कौन है? राहुल है। राहुल विजय का क्या लगेगा? फिर साला लगेगा। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसकी पीठ सूर्य की ओर है। देखो, ये दिशा वाले प्रश्न होते हैं, इसमें पहले दिशाएं बना लीजिए। दिशाएं बनाएंगे तो पूर्व में सूर्य उगता है, आपको पता है। ऊपर की तरफ इधर आपको करना है उत्तर, नीचे की तरफ आपको करना है दक्षिण, और यहाँ पे आपको करना है पश्चिम। ठीक है, ये आपकी दिशाएं हो गई। अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसकी पीठ सूर्य की तरफ है। पीठ सूर्य की तरफ है मतलब उसका मुंह किधर है? पश्चिम में है, इस तरफ है। ठीक है, मुंह पश्चिम में है उसका, पीठ पूर्व की तरफ है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है वो कि कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ने के बाद, बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर किधर हो गया? ये हो गया, दाईं ओर मुड़ता है और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे कौन सी दिशा होती है आपको पता है? बिल्कुल सही जवाब, दक्षिण। तो वो कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आप देखोगे तो दो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं? क्योंकि सूर्य सुबह के समय तो पूर्व में होता है, तो हमने दिशा यहाँ पे मान ली कि यहाँ पूर्व था तो उसका मुंह पश्चिम में है। और अगर शाम का समय हुआ तो, शाम का समय हुआ तो यहाँ जो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में होगा सूर्य, और उल्टी तरफ मुंह है तो उसका मुंह हो जाएगा इधर, मुंह इधर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मुंह हो गया, तो मुंह हो गया अब उसका पूर्व की तरफ। अब वापस प्रश्न को पढ़ो। अब प्रश्न क्या कहेगा आपसे? देखो कि उसका पीठ सूर्य की तरफ है। ठीक है, ये पीठ सूर्य की तरफ हो गई। अब उसका मुंह कहाँ है? पूर्व में है। अब वह चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद वह बाईं तरफ मुड़ता है। तो पूर्व की बाईं तरफ ये होगी, अब पूर्व की बाईं तरफ ये हो गई, तो यहाँ आ गया वो। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो इसका दाईं ओर मुड़ा, यहाँ आ गया। फिर वापस बाईं ओर मुड़ता है, वापस बाईं ओर मुड़ता है तो वो यहाँ आ गया। अब वो किस दिशा में जा रहा है? वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी उत्तर की तरफ जा रहा है। तो उत्तर भी हो सकता है, दक्षिण भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, यहाँ पे क्या आएगा? जो 24 और 126 में संबंध है, उसी प्रकार का संबंध आपको यहाँ पे दर्शाना है।
ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। अब देखो 5 की स्क्वायर माइनस 1 ये कितना होता है, 24 होता है। और 5 की क्यूब प्लस 1 कितना होता है, 126 होता है। ठीक है, क्योंकि 5 की क्यूब को करोगे 125 होगा, 125 में 1 जोड़ देना। और 5 की स्क्वायर यहाँ पे करोगे 25 माइनस 1 24 हो गया, ये 125 प्लस 1 126 हो गया। इसी तरह से 48 का देखेंगे तो 7 की स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, 7 की स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 1 यानी 48 हो गया। फिर आप देखेंगे कि 7 की क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 7 की क्यूब आपकी कितनी हो जाएगी, लगभग 343 प्लस 1 कितना हो गया, 344 हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन चेक कर लेंगे एक बार, 344 ये आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न और देखने के लिए आप प्रैक्टिस पेपर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट कुछ फ्री डाले हुए हैं ऐप के अंदर, और उसमें आपको और अधिक नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।